नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 259 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड? सबसे प्रभावी प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक विधि कौन सी है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉपर टी, levonorgestrel intrauterine system, male condoms? Correct answer is option C, levonorgestrel intrauterine system। यह सबसे प्रभावी प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक मेथड होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। LNG IUS is a long-acting reversible contraceptive that releases progesterone, prevents ovulation and thickens cervical mucus, making it more than 99% effective। LNG IUD एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव होती है जो कि प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है और इस प्रकार से ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा सबसे इफेक्टिव रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव यह लीवोनॉर्गेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाउ लॉन्ग इज ए कॉपर टी 380A IUD इफेक्टिव? कॉपर टी 380A IUD कितने वर्षों तक प्रभावी रहता है? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 380A IUD यह 10 वर्षों तक प्रभावी होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर टी 380A IUD provides effective contraception for up to 10 years, working by creating a toxic environment for sperm। तो यह जो 10 वर्षों तक प्रभावी रहती है कॉपर टी 380A, और इसका जो क्या होता है वर्किंग की क्रिएटिंग ए टॉक्सिक एनवायरनमेंट, स्पर्म के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा करती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्टिव? इनमें से केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त जो कंट्रासेप्टिव है कौन सी है? कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल DMPA, वेजाइनल रिंग, कॉपर टी IUD। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंजेक्टेबल DMPA, जिसका कि यहां पर DMPA होता है डिबोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ओनली प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। डिबोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट DMPA is an injectable progesterone only contraceptive given every 3 months to prevent ovulation। डिपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट एक केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है जिसे प्रत्येक 3 महीने में दिया जाता है और यह ओव्यूलेशन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्पर्म काउंट रिक्वायर्ड फॉर मेल फर्टिलिटी? मेल की फर्टिलिटी के लिए कम से कम स्पर्म्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 मिलियन पर ml, 10 मिलियन पर ml, 15 मिलियन पर ml, 20 मिलियन पर ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 मिलियन पर ml। WHO के अनुसार एक ऐसी यहां पर डेटा है जो कि मेल की फर्टिलिटी के लिए स्पर्म काउंट मिनिमम मानी जाती है। According to WHO, the minimum sperm count required for male fertility is 15 million per milliliter of semen। WHO के अनुसार पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए शुक्राणु न्यूनतम 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर सीमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर ए वोमेन विद ए हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस? एक महिला को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो चुका है तो ऐसी महिला में
कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड सबसे उपयुक्त मानी जाएगी? ए, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, बी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, सी, वेजाइनल रिंग एंड डी, कंबाइंड इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स। तो जिन महिलाओं में डीबीटी की प्रॉब्लम पहले हो चुकी हो, ऐसी महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्यों मानी जाती है सबसे अच्छी? क्योंकि जो यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन ओनली मीन्स इसमें एस्ट्रोजन नहीं है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं है तो एस्ट्रोजन युक्त यदि गर्भ निरोधक महिला ले जिसको कि डीबीटी हो चुका है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि यह डीबीटी का जो रिस्क है उसको बढ़ाता है, यह कोआगुलेशन को बढ़ा सकता है, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा सकता है। इसीलिए यहां पर केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त गोलियां ही सजेस्ट की जाएंगी। Estrogen containing contraceptive increases the risk of DVT. So, progesterone only methods, mini pill, IUD or injectables are safer options. एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक डीबीटी के जोखिम को बढ़ाते हैं, इसलिए केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त विधियां जैसे कि मिनी पिल, आईयूडी या इंजेक्टेबल अधिक सुरक्षित विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इज द मोस्ट इफेक्टिव? सबसे प्रभावी आपातकालीन गर्भ निरोधक कौन सा है? नॉर्गेस्ट्राल, लीवोनॉर्गेस्ट्राल, यूलिब्रिस्टल एसीटेट, कॉपर टी आईयूडी, मीफेप्रिस्टोन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका सही है। कॉपर टी आईयूडी सबसे प्रभावी आपातकालीन गर्भ निरोधक होता है। The copper T IUD is the most effective emergency contraceptive when inserted within 5 days. लेकिन within 5 days इसको इंसर्ट करना चाहिए, तभी यह मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव माना जाएगा। यदि यह विदिन 5 days नहीं इंसर्ट हो पाएगा तो यह इफेक्टिव इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव नहीं मान सकते हैं। कॉपर टी आईयूडी सबसे प्रभावी आपातकालीन गर्भ निरोधक है जब से असुरक्षित संभोग के 5 दिनों के भीतर डाला जाए। यह निषेचन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रासेप्टिव मेथड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ए वोमेन विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स? कई एवं साथियों वाली महिला के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि अनुशंसित नहीं है? मेल कंडोम्स, कॉपर टी आईयूडी, प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर टी आईयूडी ऐसी वोमेन के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वोमेन विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैव ए हायर रिस्क ऑफ STDs and IUDs can increase the risk of pelvic inflammatory disease PID। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाली महिलाओं में STI का खतरा अधिक होता है और IUD से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल एमेनोरिया? लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन सही है। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, preventing ovulation and leading to lactational amenorrhea। प्रोलैक्टिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रोकता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता है और लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है। तो यहाँ पर जो प्रोलैक्टिन होता है यह क्या करता है, GnRH को रोकेगा। जब GnRH को रोक देगा उससे होता क्या है कि यह ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। जब ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तो लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है।
इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया में प्रमुख ट्रांसमीटर कौन सा होता है? सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन, गामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड, गाबा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डोपामीन। सीजोफ्रेनिया में प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। Schizophrenia is associated with excessive dopamine activity, particularly in the mesolimbic pathway, leading to hallucinations and delusions. Schizophrenia में मुख्य रूप से डोपामाइन की अत्यधिक सक्रियता देखी जाती है, विशेष रूप से मीजोलिम्बिक पाथवे में, जिससे मतिभ्रम मीन्स हेल्यूसिनेशंस और भ्रम यानी कि डिल्यूजन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of hallucination is most commonly seen in schizophrenia? schizophrenia में सबसे सामान्य मतिभ्रम हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है? विजुअल हेल्यूसिनेशंस, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस मीन्स इसमें जो मरीज होता है सीजोफ्रेनिया का, उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसको आवाज दे रहा है, वह अक्सर बातें सुनता रहता है, किसी की आवाजें सुनता रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसको कोई कमांड कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। तो इस प्रकार का जो मतिभ्रम होता है सीजोफ्रेनिया में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो यह होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। In schizophrenia, auditory hallucinations are most common, often described as hearing voices giving commands or commentary. Schizophrenia में सबसे आम श्रवण मतिभ्रम ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जहां रोगी अक्सर आवाजें सुनता है जो आदेश देती हैं या टिप्पणी करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ selective serotonin reuptake inhibitors SSRIs की मुख्य कार्यप्रणाली क्या है? ए, इंक्रीज डोपामाइन लेवल्स, बी, इनहिबिट्स सेरोटोनिन रीअपटेक, सी, ब्लॉक NMDA रिसेप्टर्स, एंड डी, इनहांस गाबा एक्टिविटी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनहिबिट सेरोटोनिन रीअपटेक। सेरोटोनिन रीअपटेक को अवरुद्ध करना, यह एसएसआरआईज की मुख्य कार्यप्रणाली होती है। SSRIs like fluoxetine and sertraline work by blocking serotonin reuptake, increasing its availability in the synapse and improving mood. SSRI जैसे फ्लूजेटीन, sertraline सेरोटोनिन रीअपटेक को अवरुद्ध करते हैं, जिससे सिनेप्स में इसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और मूड में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, Which personality disorder is characterized by attention seeking behavior and excessive emotionality? कौन सा व्यक्तित्व विकार ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार और अत्यधिक भावनात्मकता से पहचाना जाता है? ए, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंड डी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार और अत्यधिक भावनात्मकता से पहचाना जाता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर is marked by excessive emotionality, attention seeking behavior and need for approval from others. हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार में अत्यधिक भावनात्मकता,
मीन्स इसमें एक्सेसिव इमोशनैलिटी होती है, व्यक्ति अत्यधिक इमोशनल होता है, ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार, वह कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे कि उसका उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहे, उस पे लोग आकर्षित होते रहें, दूसरों से स्वीकृति की अत्यधिक आवश्यकता और ऐसा महसूस करता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ लोग उसको स्वीकार करें। तो यह एक प्रकार का हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, जो कि आजकल बहुत अधिक देखा जाता है। जबकि कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में यह एक डिसऑर्डर है, एक मेंटल प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत ही इलाज कराना चाहिए मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के, ना कि अपने आप को अधिक एक्सपोज करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? persistent delusions, intrusive thoughts and repetitive behaviors, mood instability, hallucinations। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जो मुख्य विशेषता होती है, इसमें लगातार विचार आते रहते हैं और ऐसे व्यवहार आता है कि एक ही काम को बार बार करने का मूड करता है। तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंट्रूसिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। OCD is characterized by obsessions। Obsessions means आता है जुनूनी विकार, रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स, बार बार वही चीज सोचना, बार बार चीजों को सोचना, एंड कंपल्सन्स, रिपीटेटिव बिहेवियर्स परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी, और चिंता कम करने के लिए एक ही व्यवहार को बार बार करना। तो यह उदाहरण होता है OCD का, जो जिसमें कि बार बार इंट्रूसिव थॉट्स एंड रिपीटेड बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्यूट मैनिया? एक्यूट मैनिया के उपचार में कौन सी दवा सामान्यतः प्रयोग की जाती है? फ्लूजेटिन, हेलोपेरिडोल, लिथियम, डाइजीपाम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथियम नॉर्मली एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग होती है जिसका उपयोग एक्यूट मैनिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। Lithium is a mood stabilizer that is commonly used in the treatment of acute mania and bipolar disorder। लिथियम एक मूड स्थिर करने वाली दवा है जिसका उपयोग तीव्र उन्माद और बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापिन? क्लोजापिन की सबसे गंभीर दुष्प्रभाव क्या है? वेट गेन, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, टार्डिव डिस्किनेसिया एंड हाइपोटेंशन। तो जब बात होती है क्लोजापिन की, तो क्लोजापिन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, जो इसका जो सीरियस साइड इफेक्ट होता है यह होता है एग्रेन्युलोसाइटोसिस। एग्रेन्युलोसाइटोसिस मीन्स होता है यहाँ पे एक विशेष प्रकार की WBC है, उनकी संख्या में कमी आ जाती है। यह क्लोजापिन का सबसे गंभीर प्रभाव है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्लोजापिन एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कैन कॉज एग्रेन्युलोसाइटोसिस, सीवियर ड्रॉप इन WBC काउंट, इंक्रीजिंग इन्फेक्शन रिस्क। जब WBC काउंट कम हो जाएगा तो आप समझते हैं कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। क्लोजापाइन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो एग्रेन्युलोसाइटोसिस, WBC की गंभीर कमी का कारण बन सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। Which psychiatric disorder is associated with memory loss and confabulation? कौन सा मानसिक विकार स्मृति हानि और मनगढ़ंत कहानियों से जुड़ा होता है? सिजोफ्रेनिया, वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें अल्कोहल के लगातार सेवन से या
ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल सेवन के कारण कुपोषित हो गए हों, जिनमें विटामिन बी वन की कमी हो गई हो, उन लोगों में स्मृति हानि देखने को मिलती है। इस सिंड्रोम को वर्निका कॉर्सिको सिंड्रोम कहते हैं। Wernicke-Korsakoff syndrome is caused by thiamine vitamin B1 deficiency common in chronic alcoholism leading to confabulation and severe memory loss. Next question. Which sociological theory explains the role of nurses in maintaining social stability? कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत नर्सों की सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में भूमिका को समझाता है? कन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, फेमिनिस्ट थ्योरी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, फंक्शनलिज्म या कार्यात्मकता एक ऐसा सोशियोलॉजिकल थ्योरी है जो कि रोल ऑफ नर्सेस इन मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। Functionalism states that each part of society, including healthcare, works together to maintain stability and nurses play a crucial role in this balance. कार्यात्मकता के अनुसार समाज के प्रत्येक भाग, जिसमें स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है, स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं और नर्सें इस संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of primary socialization in nursing? नर्सिंग में प्राथमिक सामाजीकरण का उदाहरण कौन सा है? लर्निंग नर्सिंग स्किल्स इन हॉस्पिटल सेटिंग, बी फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, सी ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, डी अटेंडिंग नर्सिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। परिवार और समाज से अवलोकन और सीखना यह नर्सिंग में प्राथमिक सामाजीकरण का उदाहरण है। प्राइमरी सोशलाइजेशन occurs in early life when individuals learn societal norms from family and culture, forming their basic attitudes and behaviors. प्राथमिक सामाजीकरण जीवन के प्रारंभिक चरण में होता है जब व्यक्ति और परिवार और संस्कृति से सामाजिक मानदंड सीखता है, जिससे उसका मूल व्यवहार और दृष्टिकोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the term for the belief that one's own culture is superior to others? अपने स्वयं की संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानने की धारणा को क्या कहा जाता है? कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एक्लट्रेशन, कल्चरल डिफ्यूजन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जातीय केंद्रीयता या एथनोसेंट्रिज्म। यह एक ऐसी धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। एथनोसेंट्रिज्म is the belief that one's own culture is superior, which can lead to bias in nursing care if not addressed properly. जातीय केंद्रिता वह धारणा है कि अपनी संस्कृति सर्वोत्तम है, जिससे नर्सिंग देखभाल में पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है यदि इसे सही ढंग से नहीं समझा गया। तो नर्सिंग केयर में आप समझते हैं कि हॉस्पिटल में हर धर्म के, हर भाषा के और हर संस्कृति के, प्रत्येक संस्कृति के मरीज आते हैं, तो इसलिए किसी भी पूर्वाग्रह में नहीं जाना है और हम लोगों को ना तो एथनोसेंट्रिज्म को अपनाना है, क्योंकि इससे जो समस्या होगी वह नर्सिंग केयर में बाधा बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग?
नर्सिंग में समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू स्टडी डिजीजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट, टू improve medical technology in healthcare, to increase hospital efficiency through automation. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. Sociology in nursing helps in understanding patient behavior, cultural influences, and social determinants of health, improving holistic care. नर्सिंग में समाजशास्त्र रोगी के व्यवहार, सांस्कृतिक प्रभावों और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को समझने में मदद करता है, जिससे समग्र देखभाल में सुधार होता है.